अच्छा जी, तो बात हो रही है 1905 की। 1905 में बेसिकली एक प्रोविंस था बंगाल के नाम से। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोविंस था जिसकी पॉपुलेशन थी अराउंड 84 मिलियन। उस जमाने में जो इंडिया का रूलर था जिसको वाइसरॉय कहते थे, वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा कि भाई द ब्रिटिश आर फेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इन गवर्निंग दिस होल लार्ज एरिया। भाई इतना बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया को गवर्न करना, मैनेज करना जो है has become quite difficult for the British. Therefore, the British cannot continue with the rule of this area, या इस एरिया को हम अब कंटिन्यूसली जो है वो एक हमारा प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू पार्टीशन बंगाल इनटू टू पार्ट्स। हम बीच में पार्टीशन करेंगे। ठीक है, वन पार्ट इज गोइंग टू बी ईस्ट बंगाल एंड द अदर पार्ट इज गोइंग टू बी वेस्ट बंगाल। अब बंगाल में हिंदूज भी रहते थे, मुस्लिम्स भी रहते थे, मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती थी। ईस्ट बंगाल में 56% मुस्लिम्स थे और वेस्ट बंगाल में देर वर 66% हिंदूज। इफ द पार्टीशन इज गोइंग टू हैपन, तो मुसलमानों को तो फायदा है, बिकॉज ईस्ट बंगाल में मुसलमान ज्यादा हैं। दे आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन, tyranny and interference of the Hindus. That is going to be a good thing for the Muslims. So the Muslims are happy, they are going to celebrate and they are going to support the British. मुसलमान तो बहुत खुश है। मुसलमान कह रहे हैं भाई बेहतरीन हो गया, यही होना चाहिए था। दे आर हैप्पी ओवर इट एंड दे आर गोइंग टू सपोर्ट द ब्रिटिश ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली पार्टीशन की। अगर इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट हिंदूज की, तो हिंदूज का रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। वाई? बिकॉज मेनी हिंदू लैंडलॉर्ड जिनकी जमीनें थी बंगाल में, and they were having their farmlands in East Bengal. Now, if Bengal is going to be partitioned, either they can go on to their farmlands or they can go out to their houses. तो हिंदूज का रिएक्शन बड़ा फियर्स था। दे वर फ्यूरियस ओवर इट। और हिंदूज ने इसके प्रोटेस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट की थी कॉल्ड एज द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स, द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ताकि ब्रिटिश को प्रेशराइज किया जाए कि भाई ये पार्टीशन को जो है रिवर्स करें, दिस इज समथिंग इनटॉलरेबल। इस पर जो है वो फोर्स कर रहे थे हिंदूज। हिंदूज ने एक और एलिगेशन लगाई, इल्जाम लगाया ब्रिटिश पर कि भाई दिस इज देयर ट्रेडिशनल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिश ने तो इसको जानबूझकर अडॉप्ट किया है और इस तरीके कार को अपनाया है ये अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत। इन रियलिटी ये चाहते नहीं थे इसको करना, बस इन्होंने ये कर दिया है। और ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का तो बहाना बना रहे हैं कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इन रियलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई मसला ही नहीं है। मसला ये कि दे वांट टू वीकन द यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। So what they have done is that they have partitioned Bengal, so the Hindus are going to be somewhere else and the Muslims are going to be somewhere else. So the unity is going to be weakened and they can easily govern the area. तो पार्टीशन जो है वो अनाउंस कर दिया गया और उसके बारे में जो है वो दिस वाज द थिंग दैट वाज सेट। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट कि जब ये सारी चीजें हुई हैं, ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो सब, तो उस पर ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था? दे अरेस्टेड प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ हिंदूज हूसोएवर वर प्रोटेस्टिंग गॉट अरेस्टेड। और 1908 में ब्रिटिश ने एक नया लॉ पास किया था कॉल्ड एज द प्रेस एक्ट। Press Act was passed wherein it was said that there was a ban on press and publication related to the partition of Bengal. मीडिया पर, न्यूज एडिटर्स पर, वॉल चॉकिंग पर, हर चीज पर पाबंदी लगा दी गई थी। हर वो जगह जहां पार्टीशन ऑफ बंगाल को एडवर्टाइज किया जा रहा उस पर बैन लगा दिया गया था। पब्लिक गैदरिंग्स पे भी बैन लगा दिया गया था, ताकि ये कि किसी भी किस्म का कोई वायलेंस जो है वो क्रिएट ही ना हो। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस पे यूजुअली जो क्वेश्चन बनता है वो 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन। व्हाई वाज बंगाल अगर पार्टीशन की बात की जाए तो यूजुअली 3 रीजन लिखने होते हैं। इसमें पहला रीजन तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का लिख दिया कि भाई द ब्रिटिश वर फेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, बंगाल वाज हैविंग अ लार्ज एरिया एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू गवर्न। दूसरा रीजन हमने लार्ज पॉपुलेशन का लिख दिया कि भाई बंगाल वाज हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल
so the needs were there on a large scale. Also, the people used to speak different languages, so it was not easy for a single provincial governor to communicate with the people. Therefore, it was the need of the time to partition Bengal. ठीक है. इसके अलावा हमने ये रीजन भी लिख सकते हैं कि भाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि ब्रिटिश वांटेड टू establish complete rule over Bengal, so they decided to weaken the unity so that they can establish their rule. एक रीजन और हाईलाइट किया जाता है कि बेसिकली यहाँ ईस्ट बंगाल में एक पोर्ट था जिसको चिटागोंग पोर्ट कहते थे. ये इतना डेवलप्ड नहीं था. और इसके साथ साथ एक वेस्ट बंगाल में पोर्ट था जो डेवलप्ड था, इसी को यूज किया जाता था. तो ब्रिटिश ने इसको पार्टीशन इसलिए किया था कि ईस्ट का गवर्नर अलग होगा, वेस्ट का गवर्नर अलग होगा. तो ईस्ट बंगाल का जो गवर्नर होगा उसको टास्क देंगे कि चिटागोंग पोर्ट को डेवलप करवाए ताकि ये भी ऑपरेशनल हो सके. ये भी एक रीजन है जिसको हाईलाइट किया जाता है. तो हमने यहाँ पर रीजन जो है वो मेंशन कर दिए हैं कि फर्स्टली बिकॉज बंगाल वाज अ लार्ज एरिया एंड इट वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल प्रोविंशियल गवर्नर टू गवर्न. ठीक है, पहला रीजन हो गया. सेकेंडली हमने कहा कि भाई द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट का मतलब होता है टू यूज अप. द ब्रिटिश वांटेड टू यूज अप ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल और अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने पार्टीशन कर दिया था बंगाल को. और लास्टली हमने कहा कि भाई द ब्रिटिश वांटेड टू डेवलप द चिटागोंग पोर्ट इन ईस्ट बंगाल विच वाज नॉट पॉसिबल विदाउट पार्टीशन. ब्रिटिश चाहते ही ये थे कि ईस्ट बंगाल में चिटागोंग पोर्ट इनका प्रॉपरली डेवलप हो जाए. उसके लिए इन्होंने ये पार्टीशन किया क्योंकि इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था. ये हमारे पास 7 मार्क का क्वेश्चन अगर बनता है तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. अच्छा, इसके अलावा ये है कि इस पर 14 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कि वाज द इशू ऑफ पॉपुलेशन द ओनली रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल. ये क्वेश्चन अभी मई जून 23 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी आया था. और गालिबन इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड एक सवाल जो है वो आया है अक्टूबर नवंबर 23 के पेपर में भी. ठीक है, 14 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें वो कहे कि भाई एक से ज्यादा रीजन थे पार्टीशन के तो उनको बताएं. तो उसमें फिर हम बेसिकली बात करेंगे कि बंगाल वाज अ लार्ज एरिया, उसका अलग पैराग्राफ. बंगाल हैड अ लार्ज पॉपुलेशन, उसका अलग पैराग्राफ. चिटागोंग पोर्ट की बात करेंगे, उसका अलग पैराग्राफ. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका अलग पैराग्राफ बन जाएगा. इसके अलावा ये कि ईस्ट बंगाल में जूट की प्रोडक्शन होती थी. जूट एक क्रॉप होता है, ठीक है, सैक्स वगैरह बोरियां उससे बनती हैं, वो ग्रो होता था. उसके प्रोसेसिंग प्लांट्स को जो है वो बनाने के लिए जरूरी था कि आपके पास जो है वो पार्टीशन हो ताकि प्रॉपरली गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे सके. कंक्लूजन इसका आप लिखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस. The British wanted to make use of all the resources of Bengal. Primarily जो रीजन था वो यही था कि ब्रिटिश चाहते ही ये थे कि भाई ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको ये यूज अप कर लें. क्योंकि बंगाल मैंने बताया कि एक ऐसा एरिया कि जहाँ रिसोर्सेज ज्यादा थे, तो रिसोर्सेज को यूज अप करने के लिए जो है ये पार्टीशन प्रोसेस किया गया था. ये 14 मार्क का क्वेश्चन इस पर अगर बने तो इस तरह से आंसर करेंगे. बाकी ये कि फर्दर रीजन मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के, तकरीबन 6 या 7 रीजन मैंने लिख के दिए. उनको भी अगर डिफरेंट पैराग्राफ्स में इसी तरह बना लिया जाए तो ये आंसर इसका बन सकता है. वैसे ये है कि अभी जो अटेम्प्ट मई जून 24 की है उसमें हम इसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल आए दोबारा. लेकिन टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क में आ सकता है, 14 का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम. पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के हो जाने से हिंदूज क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट कर रहे थे तो हिंदूज और ब्रिटिश के जो रिलेशन थे वो खराब हो गए. और ब्रिटिश और मुस्लिम्स के रिलेशन इंप्रूव हो गए क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं दे आर सपोर्टिंग द पार्टीशन, दे आर हैप्पी विद द ब्रिटिश एंड दे सेलिब्रेटेड. और मुसलमान जो है वो ब्रिटिश को कह रहे हैं कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. रिलेशंस इंप्रूव हुए तो मुसलमानों के लीडर थे सर आगा खान. सर आगा खान को ख्याल ये आया कि क्यों ना अब हम ब्रिटिश से अपनी कुछ डिमांड्स मनवा कर चेक करें. तो सर आगा खान अलॉन्ग विद 35 मुस्लिम्स पहुंचे. उस जमाने में वाइसरॉय था लॉर्ड मिंटो. अच्छा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल में हिंदुओं ने असैसिनेशन अटेम्प्ट भी की थी लॉर्ड मिंटो पर. इससे भी ब्रिटिश काफी नाराज थे कि भाई ये हिंदूज में ये असैसिनेशन अटेम्प्ट इन्होंने की है और इस तरीके से अटैक करने की कोशिश की है. तो इस पर भी काफी नाराजगियां चल रही थी. तो ये पहुंचे हैं लॉर्ड मिंटो के पास
और मुसलमानों ने जाकर कुछ डिमांड्स रखी, जिसके अंदर एक डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। मुसलमान कहने लगे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दें। दूसरा, मुसलमान कहने लगे कि जो सर सैयद अहमद खान ने स्कूल बनाया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मुसलमान कहने लगे कि हम चाहते हैं कि आप इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दें। तीसरा, मुसलमान कहने लगे रिप्रेजेंटेशन ऑन वेटेज बेसिस हमें चाहिए, यानी कि वो एरियाज जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है वहाँ गवर्नमेंट में भी मुसलमान ज्यादा होने चाहिए, मुस्लिम मेंबर्स। यानी परसेंटेज बेसिस पे हमें रिप्रेजेंटेशन दे दें कि अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ 50% हिंदूज हैं और 50% मुस्लिम्स हैं, और गवर्नमेंट में आपको 4 ऑफिसर्स रिक्वायर्ड हैं, तो फिर आप परसेंटेज बेसिस पे 2 मुस्लिम्स को सिलेक्ट करें क्योंकि 50% पॉपुलेशन हमारी है, और 2 हिंदूज को सिलेक्ट करें क्योंकि 50% पॉपुलेशन हिंदूज की है। प्लस मुसलमानों ने कहा कि वी वांट मुस्लिम जजेस टू बी देयर इन कोर्ट्स, कोर्ट में मुसलमान जजेस का होना जरूरी है। इन तमाम डिमांड्स को लॉर्ड मिंटो ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड दिस वाज द फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल सक्सेस ऑफ द मुस्लिम्स। This was the first time that the Muslim community was recognized as a separate nation. Beforehand, they weren't recognized as a separate nation. पहली दफा ऐसा हुआ कि इनके राइट्स को एक्नॉलेज किया गया, पूरा किया गया, और मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो माना गया कि भाई दे आर अ सेपरेट नेशन। इससे पहले जो है वो इनको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, पहली दफा ऐसा हुआ। सवाल इस पर आसान सा बनता है, व्हाट वाज द सिमिलर डेप्यूटेशन? ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, यानी कि डाउन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड। मैंने जैसे कि बताया कि इट वाज अ बिग सक्सेस फॉर द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम। मुसलमानों को आगे इससे बहुत फायदा हुआ क्योंकि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल गया भाई। इससे पहले तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल चुका था। क्योंकि अब मुसलमानों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल गया है, तो अब जरूरत है कि फौरन मुसलमान इस्टेब्लिश करें पॉलिटिकल पार्टी। तो मुसलमानों ने उसी साल दिसंबर 1906 में इस्टेब्लिश की है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके प्रेसिडेंट सराह खान थे, नवाब विकारुल मुल्क और नवाब मोहसिनुल मुल्क इसके जनरल सेक्रेटरी थे। मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश करना जरूरी था क्योंकि मुसलमानों के पास अपनी कोई आइडेंटिटी, अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं। हिंदूज की तो पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस के नाम से, मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसके लिए जरूरी था कि मुसलमानों के पास भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो ये किया गया था। इस पर सवाल बनता है 7 मार्क्स का यूजुअली, कि व्हाई डिड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। अगर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का बनता है तो इसमें अगेन आपको चाहिए हैं 3 रीजन। पहला रीजन तो हमने कहा कि जी सक्सेस ऑफ सिमिलर डेप्यूटेशन, इट वाज अ मेजर ट्रिगर फॉर द फॉर्मेशन, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुके थे, तो फिर जाहिर है कि आप स्टैब्लिश करेंगे मुस्लिम लीग को। ठीक है, फिर ये है कि द मुस्लिम्स दे वांटेड टू प्रूव लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। ब्रिटिश से रिलेशन अगर इंप्रूव करने हैं तो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, पॉलिटिकल पहचान या रिप्रेजेंटेशन चाहिए। फॉर दैट द मुस्लिम्स दे नीडेड अ पार्टी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश की गई। और प्लस मैंने कहा कि कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेटेड पार्टी थी जो कि सिर्फ हिंदूज के इंटरेस्ट को कंट्रोल करती थी, मुसलमानों के पास अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो इन ऑर्डर टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, जरूरी था कि मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया जाए। सो द पार्टी कॉल्ड एज मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड। 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बन सकता है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का सवाल जो इस बार एक्सपेक्टेड है 14 मार्क का भी बन सकता है, जो कि है बेसिकली कि वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, इसको भी जरा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के आपके पास 6 to 7 रीजन होने चाहिए, जिसके अंदर एक तो हमने कहा कि जी मुसलमान लॉयल्टी प्रूव करना चाह रहे थे, अपने राइट्स की प्रोटेक्शन चाह रहे थे। एक हमने कहा जी सिमिलर डेप्यूटेशन जरूरी चीज थी, प्लस हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इज द इशू बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, जिस पर मुसलमानों ने जो है वो अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, उर्दू को, और हिंदू कहते थे कि भाई हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, उर्दू की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो मुसलमानों को ये सब करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी अलग करने की
और अपनी आइडेंटिटी अलग करने के लिए तो जरूरी था कि मुसलमानों के पास जो है वो अपनी सेपरेट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी हो। प्लस ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल भी एक मेजर ट्रिगर है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो मुसलमानों के और ब्रिटिश के जो रिलेशन थे वो इम्प्रूव हुए, और रिलेशन इम्प्रूव होने की वजह से जो है वो सिमला डेप्यूटेशन हुई, और सिमला डेप्यूटेशन होने की वजह से मुस्लिम लीग बनी। या इसके अलावा एक रीजन कम्युनलिज्म का है। कम्युनलिज्म हम कहते हैं बेसिकली डिफरेंट नेशंस हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, हैविंग देयर ओन रिप्रेजेंटेशन। उसकी अगर बात करें कम्युनलिज्म की, तो मुसलमानों के पास जो है वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अपना जो कोई अवेलेबल था, तो उसके अंदर हिंदूज थे, सिख थे, मराठा थे, जट्स थे, कांग्रेस, डिफरेंट हिंदूज ने भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज बना ली थी कांग्रेस के अलावा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू महासभा, स्वराज पार्टी, ये हिंदुओं ने बना ली थी, मुसलमानों के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो इसके लिए जरूरी था कि मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो फिर स्टैब्लिश करवाई है जो कि मुस्लिम लीग है। तो ये सवाल इस तरह भी बन सकता है, जहन में रखिएगा। अच्छा, ये तमाम मामला तो चल रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट कंटिन्यूड थी। तो अब मसाइल ये थे कि जब ये स्वदेशी मूवमेंट भी चल रही थी और ये इतने सारे मसले जो है वो देखने में आ रहे थे, तो उस पर ब्रिटिश को ख्याल आया, ब्रिटिश वाइसरॉय को, कि भाई इंडियंस हमारे खिलाफ आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट अ गुड आइडिया दैट वी शुड बी गोइंग अगेंस्ट द इंडियंस। हमें बेहतर यही है कि हम इंडियंस को कुछ फेवर, कुछ ना कुछ तो दे ही दें। तो उस पर यह हुआ कि इन ऑर्डर टू प्लीज द इंडियंस, representation in the government was given to the Indians। ब्रिटिश ने एक नया लॉ पास किया था जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या इट इज कॉमनली कॉल्ड एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि बेसिकली सबसे पहले तो मुसलमानों से जो कमिटमेंट थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, इसको लॉ बना दिया गया कि भाई मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। अच्छा, और उस जमाने में जो है वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह होता था कि एक होता था वाइसरॉय सबसे पहले, वाइसरॉय के नीचे होती थी डिफरेंट काउंसिल। जैसे आजकल मिनिस्टर्स होते हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, इसी तरह उस जमाने में काउंसिल्स हुआ करती थी। तो ब्रिटिश ने ये कहा कि भाई हम उन तमाम काउंसिल्स में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। ठीक है, यानी इंडियंस को पार्टिसिपेशन का मौका दे देंगे, और ये एक इंडियंस गवर्नमेंट का पार्ट बन जाएंगे। कि जो बार बार ब्रिटिश पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि ब्रिटिश जो हैं वो जालिम रूलर्स हैं और ये ऑटोक्रेटिक हैं और ये डिक्टेटर हैं और अपनी मर्जी से चलाते हैं, तो वो वाले जो मसले थे वो अब रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे थे। तो लेकिन ब्रिटिश ने एक शर्त इस पर रखी थी, और वो ये थी कि द राइट ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज विल ओनली बी ग्रांटेड टू द इंडियंस। यानी कि ये काउंसिल के मेंबर तो आप बन जाएंगे, गवर्नमेंट का पार्ट तो आप बन जाएंगे, लेकिन आपको कोई डिसीजन लेने की इजाजत हम नहीं दे रहे। आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आप सिर्फ आएंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, एडवाइस देंगे और चले जाएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और काम आप नहीं करेंगे। आए, बैठे, एडवाइस दे, चले जाएं। तो इंडियंस ने कहा भाई व्हाट इज द पॉइंट, वाई शुड वी बी सपोर्टिंग यू, हम आपको सपोर्ट ही क्यों करें, हम आपकी बात ही क्यों करें जब आपने जो हमें सर्विसेज दी हैं वो एडवाइजरी सर्विसेज दी हैं। तो अब आपको सपोर्ट करने वाले नहीं। इसकी काउंसिल्स की डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी काउंसिल्स में क्या क्या जो है वो ग्रांट हुआ है, उसको जरा देख लेते हैं। मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस जमाने में 16 मेंबर्स होते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से इंक्रीज करके 60 मेंबर्स कर दिए गए थे। ठीक है। प्रोविंसेस में, लार्जर प्रोविंसेस में 50 मेंबर्स कहा गया था कि होंगे, यानी कि इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी।
स्मॉलर प्रोविंसेस में कहा गया कि 30 मेंबर्स होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो तो लार्ज स्केल पर नजर आ रहा था कि रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिल रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एडवाइजरी सर्विसेज है। तो हिंदूज ने कहा कि दिस इज समथिंग अनडेमोक्रेटिक, कि भाई आप कह तो रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी ला रहे हैं या आप हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमें पावर दे रहे हैं, लेकिन हमें वो पावर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देर इज नो पॉइंट कि आप उसको करें। कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उस जमाने में वाइसरॉय होता था, वाइसरॉय के नीचे होती थी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम ये होता था कि वाइसरॉय को मशवरा देती थी कि मुल्क चलाना कैसे है। वाइसरॉय से सीनियर होता था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्वीन से ऑर्डर्स लेकर आता था, इंग्लैंड की क्वीन से, और क्वीन को रिपोर्ट करता था कि भाई इंग्लैंड में क्या हो रहा है, या इंडिया में क्या हो रहा है, वो रिपोर्ट किया करता था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे डिफरेंट काउंसिल होती थी, प्रोविंशियल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, इंपीरियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी मॉर्ले और रिफॉर्म्स में। उस जमाने में ये जो जॉन मॉर्ले था, ये बेसिकली इसका नाम जो है ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, और वाइसरॉय जो है ये मिंटो था। सवाल बनता है इस पर 7 मार्क्स का। व्हाई डिड द हिंदूज रिजेक्ट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? ठीक है, हिंदूज के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को रिजेक्ट करने पर अगर बात की जाए तो इसमें हम कहते हैं सबसे पहले कि भाई फर्स्टली हिंदूज ने क्यों रिजेक्ट किया है। खास तौर पर अब यहाँ इंडियंस की बात नहीं हो रही है, हिंदूज की बात हो रही है, जरा समझिएगा इसको। द हिंदूज डिड नॉट एक्सेप्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स, क्योंकि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्शन में राइट क्यों दिया जा रहा था, हिंदूज इस पर नाराज थे कि भाई ये मुसलमान डिजर्व ही नहीं करते, इनको खामखा जो है ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो है वो राइट दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, द हिंदूज वर एंग्री ऑन मुस्लिम्स बीइंग ट्रीटेड ऑन इक्वल बेसिस एज दैट ऑफ द हिंदूज, एंड हिंदूज वांटेड टू मेंटेन देयर डोमिनेंस ओवर द मुस्लिम्स। हिंदूज तो चाहते ही यही थे कि वो अपना डोमिनेंस मेंटेन करें उसके लिए। Secondly, right of advisory services in the councils was only granted to the Indians. राइट ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो इंडियंस को दिया ही सिर्फ हो गया था। इट meant that no real power was still transferred to the Indians as they were still under the British slavery। तो रियल पावर की अगर बात करें तो कोई रियल पावर तो ट्रांसफर हुई नहीं। ठीक है, जो कुछ दिया भी गया तो दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। और लास्टली, demand of Hindus related to the reversal of partition was not accepted। ठीक है, हिंदूज की जो डिमांड थी, जो हिंदूज कह रहे थे कि भाई आप पार्टीशन को रिवर्स करें, वो तो अभी तक कंटिन्यूड था। ठीक है, उस जमाने में हिंदू मुसलमान जो है वो मांग रहे थे सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का मतलब था कि मुकम्मल गवर्नमेंट, कंप्लीट गवर्नमेंट ओवर इंडिया शुड बी ऑफ द इंडियंस। वो भी नहीं दिया जा रहा था। तो भाई जब इतनी सारी चीजें जो हैं वो ग्रांट ही नहीं की जा रही थी, तो देयर वाज नो पॉइंट कि इसको कंटिन्यू किया जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स टर्न आउट टू बी अ टोटल फेलियर, और सबने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया किसी भी तौर से। सबने कहा कि भाई ये दिस इज समथिंग अनएक्सेप्टेबल, हम इसको मानने के ही नहीं है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पे आपके पास एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी बन सकता है कि डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जिसके अंदर बेसिकली कौन सी काउंसिल में कितने मेंबर्स, किसको कहाँ कैसे किस तरह ग्रांट हुए, वो बात आप वहां बता रहे होंगे कि भाई किस ईयर में मॉर्ले रिफॉर्म्स प्रेजेंट हुए, और किसको जो है कितने मेंबर्स कब कैसे कहाँ कब ग्रांट हुए। तो ये चीज जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट में आती है। इसके बाद इवेंट है 1911 का, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन के नाम से। स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, 1905 में शुरू हुई थी, 6 साल हो गए, स्वदेशी मूवमेंट कंटिन्यू थी और अभी तक चली जा रही थी। ब्रिटिश को लॉसेस हो रहे थे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस ब्रिटिश फेस कर रहे थे, प्रोडक्ट्स तबाह हो रहे थे ब्रिटिश के। तो उस जमाने में 1911 में
ब्रिटेन का किंग चेंज हो गया, किंग जॉर्ज फाइव बिकेम द किंग। अच्छा, किंग जो है वो बेसिकली इंडिया का भी किंग था और ब्रिटेन का भी किंग था। तो किंग जब बनता है तो उसकी कॉरोनेशन सेरेमनी होती है, यानी उसको ताज पहनाया जाता है। तो किंग जॉर्ज जो है, जब ये इंडिया आए अपनी कॉरोनेशन के लिए ताज पहनाया गया, तो किंग जॉर्ज ने, वाइसरॉय उस जमाने में लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग से पूछा कि भाई ये क्या मसला है, ये लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और ये बाइकआउट और ये हमारी चीजों को क्यों चला रहे हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग ने बताया कि सर प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है वो पार्टीशन अनाउंस किया था और ये चाहते हैं कि पार्टीशन रिवर्स हो जाए। तो लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि भाई हमें लोगों की फेवर लेने की जरूरत है, वी कैनॉट इग्नोर द इंडियंस, तो इसके लिए जरूरी है कि पार्टीशन कर दिया जाए। तो हुआ ये कि पार्टीशन को अनाउंस किया, रिवर्सल को किंग जॉर्ज फाइव ने दिल्ली के दरबार में अनाउंस किया कि भाई ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज फेस हो रहे हैं, इसकी वजह से जो है वो हम पार्टीशन को रिवर्स कर रहे हैं। और पार्टीशन जो है वो रिवर्स करके और दोबारा से बंगाल को सिंगल प्रोविंस बना रहे हैं। तो पार्टीशन रिवर्स करना जो है वो बेसिकली इन लोगों ने अनाउंस तो कर दिया। इस पर हिंदूज तो बहुत खुश हो गए, लेकिन मुसलमान जो हैं दे बिकेम सैड, और उनको ये समझ में आ गई कि द मुस्लिम्स इन द फ्यूचर शुड नॉट बी ट्रस्टिंग द ब्रिटिश एनीमोर। मुसलमानों को जो है वो ब्रिटिश पर कभी भी आइंदा फ्यूचर में भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो कभी भी जो है वो कोई भी अटैक या कोई भी चीज जो है वो हिंदूज की फेवर में कर देंगे, तो मुसलमानों को ब्रिटिश को कोई भरोसा नहीं करना है। सवाल इस पर भी 7 मार्क्स का बन सकता है कि वाई वॉज द पार्टीशन रिवर्स्ड इन 1911। ठीक है, तो उसका सबसे पहला रीजन तो वही है कि भाई स्वदेशी मूवमेंट वाज द मेन रीजन विच फोर्स्ड द ब्रिटिश टू रिवर्स द पार्टीशन, क्योंकि ब्रिटिश तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे पार्टीशन को रिवर्स करने के लिए, लेकिन जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसने जो है वो बेसिकली पार्टीशन को रिवर्स करवाया है, या स्वदेशी मूवमेंट की वजह से जो है वो पार्टीशन रिवर्स हुआ है। सेकेंडली ये कि किंग ऑफ ब्रिटेन जो है वो चेंज हो चुका था, और किंग ऑफ ब्रिटेन जो है वो फेवर गेन करना चाह रहा था लोगों की। तो लोगों की फेवर गेन करने के लिए जो है उसने पार्टीशन को रिवर्स किया था। और फिर तीसरा ये कि हिंदू एक मेजोरिटी थे इंडिया के अंदर, तो इट वाज नॉट एन इजी थिंग कि हिंदूज को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता। हिंदूज को जो है वो इग्नोर करना इतना आसान नहीं था ब्रिटिश के लिए। तो ये ब्रिटिश जानते थे कि भाई अगर हिंदूज को इग्नोर करना है तो उसके लिए हमें जो है वो कोई इस तरह हम रैंडमली उनके खिलाफ नहीं जा सकते। इसके लिए भी पार्टीशन को जो है वो रिवर्स कर दिया गया था। अच्छा जी, इसके बाद होता ये कि 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई है, तो उस जमाने में वर्ल्ड वॉर वन थी बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी। ठीक है, तो अब ब्रिटिश को फोर्सेस की जरूरत थी, पावर की जरूरत थी। तो ब्रिटिश ने इंडियंस को जो है वो ऑफर दी कि एक काम करें, आप हमें सपोर्ट करें वॉर में। और आप लोग क्या चाह रहे थे, सेल्फ रूल चाह रहे थे ना, कि भाई मुकम्मल गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस की आ जाए इंडिया पर। तो ठीक है, हमें ये बात कबूल है, मुकम्मल गवर्नमेंट इंडियंस की आ जाएगी इंडिया के ऊपर, आप हमें सपोर्ट करें वॉर में, एंड इन रिटर्न वी विल गिव यू सेल्फ रूल। बात ही खत्म। तो ऑफर बहुत अच्छी थी कि भाई सही है, जो चीज इंडियंस चाहते थे वो उनको मिल जाएगी। इंडियंस चाहते ही यही थे कि उनको सेल्फ रूल मिल जाए, और ब्रिटिश राजी हो गए। और तो इस पर ये हुआ कि इंडियंस ने 1914 से 1918 तक 4 साल वर्ल्ड वॉर वन चली। और इन 4 सालों में जो है वो इंडियंस ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को वॉर में। सपोर्ट करने के बाद 4 साल बाद 1918 में वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई। 1918 का एंड था तकरीबन जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई। वर्ल्ड वॉर वन के एंड हो जाने पर ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि वी आर नॉट गोइंग टू ग्रांट द इंडियन सेल्फ रूल बिकॉज द इंडियंस आर इनकेपेबल टू गवर्न इंडिया, क्योंकि इंडियंस जो हैं ये इंडिया को गवर्न करने के काबिल नहीं हैं, इसलिए हम इंडियंस को सेल्फ रूल देने वाले नहीं हैं, हम इनको सेल्फ रूल नहीं दे सकते। तो इस पर भी सवाल बनता है 7 मार्क्स का कि वाई वॉज इंडिया नॉट ग्रांटेड सेल्फ रूल इन 1919।
ठीक है, अगर ये सवाल बनता है आपके पास 7 मार्क्स का, तो इसमें किस तरह लिखेंगे? हम लिखते हैं कि भाई, फर्स्टली द ब्रिटिश थॉट दैट इंडियंस वर इनकेपेबल टू गवर्न इंडिया, दिस इज व्हाई दे डिडंट गिव सेल्फ रूल। दूसरा ये था कि ब्रिटिश इंडिया छोड़कर क्यों जाते, क्योंकि ब्रिटिश तो इंडिया आए ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए हैं। दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर इंडिया, दे वांट टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडिया। तो व्हाट इज द पॉइंट कि वो इंडिया छोड़कर इतनी आसानी से चले जाएंगे? वो कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि ब्रिटिश जो है वो चाहते थे कि ये पूरे इंडिया में जो है वो अपने सोल्जर्स जो हैं वो स्प्रेड आउट कर दें। तो पूरे इंडिया में अपने सोल्जर्स स्प्रेड आउट करें ताकि इनका कंट्रोल जो है वो रिटेन रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी इज्जत भी तो थी ना ब्रिटिश की, कि भाई ये एक कंट्री नहीं, ये दो दो कंट्रीज पे रूल करते हैं। तो ब्रिटिश इसलिए छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे इंडिया को। तो दिस इज अनदर रीजन कि व्हाई द सेल्फ रूल वाज नॉट ग्रांटेड टू द इंडियंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1।